मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे शौहर बीमार रहने लगे। वो इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने शौहर का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। सबका यही कहना था कि ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि वो रोज़ रात को मुझे अपने पास बुलाते और मुझे एक फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वो तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप जाती थी और मेरा खून खौलने लगता था, क्योंकि वो तस्वीर एक 80 साल के बूढ़े की थी और मैं 22-23 साल की जवान लड़की थी। मुझे अपने शौहर की बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं अल्लाह से इसकी लंबी ज़िंदगी की दुआ करती थी, क्योंकि मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से इस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा शौहर कहता था। मैं इनकी ये बात सुनकर हैरत से इन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे इस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो इसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम बुलबुल है। मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि अब्बू जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए ये बात इन्होंने मान ली। इन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। साथ में ही मैंने एक ऑफ़िस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफ़िस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं तो इन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वो एक बहुत हैंडसम और जवान सा लड़का था। ऑफ़िस की सारी लड़कियां इनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वो बहाने बहाने से इनके कैबिन में जाती थीं और कुछ लड़कियां तो इनसे शादी भी करना चाहती थीं। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कोई मेरे किरदार पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाज़त दी थी। मैं इनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच आए। मैं सोचती थी कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वो खुद ही इसमें मेरी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। इसका नाम राहुल था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी बॉस से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी काम के बारे में ही होती थी। जब भी वो मुझसे या किसी लड़की से बात करते तो हमेशा नज़रें झुकाकर ही बात करते थे। वो औरतों और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे शौहर एक शरीफ इंसान हो, जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन मैंने इससे कहा कि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो इस रिश्ते से राज़ी होंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। राहुल ने कहा कि ठीक है, तुम अपने माँ बाप से पूछ लेना, वो कहेंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। मैंने अपने माँ बाप को सारी बात बताई और राहुल के बारे में भी बताया कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो झट से राज़ी हो गए। मैंने राहुल को बताया कि मेरे माँ बाप हमारी शादी के लिए राज़ी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि राहुल के बाप जी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। राहुल अक्सर माँ बाप के बारे में मुझे बताता था। मुझे लगता था कि वो मान जाएंगे, लेकिन इन्होंने शायद राहुल के लिए कोई और लड़की देख रखी थी जिससे वो राहुल की शादी करवाना चाहते थे। राहुल अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। वो इनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने मुझसे कहा कि जब तक इसके माँ बाप नहीं मान जाते मुझे इंतज़ार करना होगा। मैंने भी कहा कि ठीक है, तुम अपने माँ बाप को मना लो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने अपने बाप को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में इसने ये तक कह दिया, अगर इसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वो किसी और से भी कभी शादी नहीं करेगा। आखिरकार इसके माँ बाप को इसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और वो हमारी शादी के लिए मान गए। वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए। राहुल की माँ मुझे देखकर खुश हुई, कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। राहुल की माँ की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि चलो, मैं इनको पसंद तो आ गई। मैं सोच रही थी कहीं इन्होंने मुझे देखने के
बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद मेरी और राहुल की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की रात राहुल जब मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो ही गए। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर इसने अपनी जेब से निकाल कर एक बॉक्स मेरे आगे किया। मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का सेट था। मैंने राहुल से कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। राहुल ने कहा कि हाँ, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं है। राहुल की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखना, इन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दें तो इन्हें पलट कर मत जवाब देना। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें हमारी शादी के लिए राज़ी किया है। अब मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे शौहर मुझ पर दिल खोलकर खर्चा करते थे, मुझे रोज़ नए नए महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देते। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि घर के सारे काम तो नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ। मैंने इनकी बात सुनकर सर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए राहुल ने मुझसे कहा कि मैं फिर से ऑफिस को ज्वाइन कर लूँ, इसी से मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैंने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैं और मेरे शौहर साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही वापस आते थे। हम लोग खाना भी साथ में खाते थे। राहुल मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पर भी ले जाया करते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब मैं ये बात राहुल से कहती तो राहुल मुझसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ननद थी, जब भी मैं इससे बात करने की कोशिश करती, अपने साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी ननद फौरन मना कर दिया करती और कहती कि तुम अपने शौहर के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने शौहर के साथ ही घूमो फिरो। मुझे इनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी लेकिन मैंने इनकी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियाँ लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे शौहर की हालत ख़राब हो गई तो मेरे ससुर इनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही कि अचानक इन्हें क्या हो गया है। जब वो घर वापस आए तो इनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। इन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट्स करवाई हैं, कल आएंगी तो पता चलेगा। अगले दिन मैंने इनसे पूछा कि रिपोर्ट्स में क्या आया है तो इन्होंने मुझसे कहा कि अब्बू जी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे शौहर की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती और मेरे ससुर ही इन्हें अकेले अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ तो वो मुझे मना कर देते। जब भी मैं अपने शौहर से इनकी रिपोर्ट के बारे में पूछती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे शौहर की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। जब मैं इनसे पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताते, इसलिए कि मैं परेशान ना हो जाऊं। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे कि मेरी मौत का भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने इनसे कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब वो मुझसे रोज़ यही बात कहते थे। इन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाई और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वो फ़ोटो देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो एक 80 साल का बुढ़ा था और मैं एक 25 साल की जवान लड़की। मेरी और इसकी शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने शौहर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं पर इतना कहती कि अल्लाह मेरे शौहर को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं गई। इस दिन मेरे शौहर की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी तो इन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकल कर तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैंने इनसे बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो ऑफिस चले गए। इनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में हैं। ये सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर आखिरी सांसें ले रहे थे। अपने आखिरी समय में भी इन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना, तुम्हें मेरी मोहब्बत
मोहब्बत की कसम है। ये कहने के बाद ही इन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे बैठे पत्थर की बन गई थी। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। मुझे अपने जवान शौहर की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती और इन्हें याद करती रहती। मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि मुझे तो अपना खुद का भी होश नहीं था। दूसरी शादी कहाँ से करती। मेरे शौहर की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। इनकी ये बात सुनकर मैंने इनको हैरत से देखा और मैंने इनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और कहा था कि मैं मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा दूं। इनकी ये बात सुनकर मुझे अपने शौहर की कही हुई बात याद आ गई। वो कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। इन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने कहा कि अब ये हमारी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर की कसम ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था। मैं ये शादी करना नहीं चाहती, लेकिन अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि शौहर की मौत को अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसको देखो कैसे बेशर्मों की तरह दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन इनकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी वहां पर बैठी थी। रात को मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो इसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा शौहर कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। मेरे पहले शौहर ने मुझे इसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन मैंने वो फोटो ज्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज इसे असलियत में अपने सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। आप मेरे शौहर के वालिद हैं। आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से आपको बाप की तरह समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, अब तुम ही इनकी बीवी हो और वैसे भी राहुल हमारा सगा बेटा नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने इसको गोद लिया था और ये बात राहुल भी जानता था कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है। इसीलिए इसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे करवा दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। राहुल नहीं चाहता था कि तुम कभी भी ये घर छोड़कर जाओ। इसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राहुल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी मैं राहुल से बहुत मोहब्बत करती थी, इसे अपना बेटा ही मानती थी, इसीलिए मैंने इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने शौहर की शादी तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने शौहर को छोड़ दिया, उल्टा तुम हम पर ही चढ़ रही हो। मैंने कहा कि आप दोनों मेरे कमरे से जाइए। वो दोनों नाराज होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, इन्होंने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे राहुल ने कभी ये बात क्यों नहीं बताई कि इसके सगे माँ बाप नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी पता नहीं। यही सब कुछ सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने राहुल की फोटो पिकअप की और इससे सवाल करने लगी कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वो भी इसके ही बाप से। मैं इनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वो मेरे सामने मेरे शौहर की शक्ल में खड़े थे। मैं अब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊँ। मैंने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा कुछ दिल बट जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा शौहर मेरे कमरे में
आया और मुझसे कहने लगा कि आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। मैंने इससे पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगी, तो इसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज से मैं जैसा कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से में इसे देखते हुए कहा कि मैं ज़रूर ऑफिस जाऊंगी। इसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं इसकी ये बात सुनकर डर गई और सोचने लगी कि कहीं सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने ना आ जाए। मेरा तो इनके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। मैं इसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों करवाई है। राहुल ने मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर राहुल की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती और किसी और आदमी से शादी कर लेती तो ये घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये दर दर के भिखारी बन जाते। इसीलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी ताकि मैं इसी घर में रहूं और राहुल की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथों से ना निकले, क्योंकि राहुल के असली बाप ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद राहुल के नाम पर कर दी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती थी, वरना मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और इससे पूछा कि वकील साहब यहाँ पर क्या करने आए थे। तो वो कहने लगी कि बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वो रोज कोई ना कोई पेपर्स या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो और मुझे धमकी भी देता कि अगर मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वो मेरे पास आकर मेरे कमरे में रहने लगेगा। मुझे मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। पेपर्स पर साइन करने से मना अगर कभी मैं पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती थी तो वो मुझे धमकाता था। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में आकर मेरे साथ रहने लगे, क्योंकि मुझे इससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई तो मैंने इन दोनों मियाँ बीवी की बात सुन ली। मेरा शौहर कह रहा था कि राहुल अगर कुछ समय और रहता तो हम इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे, बहुत जल्द ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई थी कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं जायदाद के लिए कर रहे हैं। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता। मैंने इससे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे इससे बात करने नहीं देते थे। मैं जानना चाहती थी राहुल ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो इन सब से निकलना चाहती थी। एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आती थी, इसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। ये लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शौहर से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। मेरा शौहर अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा और बुलबुल को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये दोनों हमेशा ही चुप चुप कर बातें करते रहते थे। मुझे इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों
क्यों ना मैं अपने शौहर को अपना दीवाना बना दूं। अगर वो मेरे काबू में आ गया तो इससे सब कुछ मैं उगलवा लूंगी। एक रात में तैयार होकर नीचे अपने शौहर के कमरे में गई। इसके कमरे में जाकर मैंने कहा कि तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी ये बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर इसे बेड से उठाया, कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। ये सुनकर मेरा शौहर भी खुश हो गया, क्योंकि वो 80 साल का बुढ़ा था, पर मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की, भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैं इसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बूढ़ी को इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज बंद संवर कर इसके सामने जाती, इसका ध्यान रखती और अपने हाथ से इसे खाना देती। कुछ ही दिनों में वो मेरा दीवाना बन गया था। अब वो मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार था। ये सब देखकर इसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे इस घर से निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो इसका शौहर दीवाना हो गया था। वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो जब भी बाहर से घर में आता सीधा मेरे पास ही आता था। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मुझे राहुल की याद सताती है। हम कहीं और चलकर रहते हैं जहाँ सिर्फ मैं और आप हों और इसके अलावा कोई और ना हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं चाहती थी कि इसकी ये बात सुनकर इसकी बीवी जल भुन जाए। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो सब कुछ उगल दे, और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो खूब जोर जोर से अपने शौहर के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी बुलबुल को तलाक दे दो। मेरे शौहर ने कहा कि हल्के बोलो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते, और ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। अब तुम मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो। इसकी बीवी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इस लड़के को तलाक दे दो। अगर तुमने इसे तलाक नहीं दी तो मैं इसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जबान बंद रखना। और अब इनका खेला हुआ खेल इन पर ही उल्टा पड़ गया था। वो लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन मैं परेशान भी थी। इसने अपनी बीवी की धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया तो मुझे इनका राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा, और मैं हर सूरत में इनका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं ये राज जान सकूं। रात को जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो मैंने इसे जूस में मिलाकर नशीली दवाई दे दी ताकि वो नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वो पूरी तरीके से नशे में था। मैंने इससे कहा कि मैं ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मुझे सब कुछ बता दो। वो अपने होश में नहीं था, इसलिए इसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि राहुल मेरे भाई का बेटा था, मेरा भाई बहुत अमीर था, इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ये देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब राहुल 1 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि राहुल के माँ बाप के बाद इसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। इसके माँ बाप के बाद हम दोनों इसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ राहुल की और इसकी जायदाद की देखभाल कर सकते थे। जब तक राहुल 18 साल का ना हो जाए, इसके बाद सब कुछ इसके नाम पर हो जाता, और अगर बीच में इसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब वो बड़ा हो गया तो इसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और इसे आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और इसी से शादी करना चाहता है। अब हमने इसे बताया कि वो हमारा असली बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है और हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ करवाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अगर इसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती है तो इसकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास ही रहेगी, लेकिन इसने हमारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहने लगा कि मैंने तो इसे हमेशा अपनी बहन समझा है और आप लोगों को अपने माँ बाप, इससे शादी मैं नहीं कर सकता। वो हमें मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम इसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राजी हो जाएं। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वो भागकर तुमसे शादी ना कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। इसीलिए हमने इसकी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन वो तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। वो रोज रोज तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता। इसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था और जब भी
भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता था लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम राहुल को जान से मार दे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए हमने इसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब भी वो रोज़ खाना खाता तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती। धीरे धीरे जहर इसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से मैं इसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर वो रिपोर्ट्स बदलवा दी थी। राहुल को बताया कि इसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर इसने हमसे कहा कि ये बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। इसके बाद मेरी बीवी ने धीरे धीरे इसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद बुलबुल की शादी मैं अपने शौहर से करवा दूंगी। पहले तो इसने मना कर दिया। मेरी बीवी ने इससे कहा कि अगर बुलबुल की शादी कहीं और होती है तो पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, बुलबुल का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम इसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वो इस घर में रहेगी और हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन राहुल मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन मेरी बीवी ने इसके ऊपर इतना जोर डाला कि वो आखिर में मान गया। वो अपने घर और ज़मीन जायदाद तो तुम्हारे नाम कर चुका था, अपना बिजनेस भी इसने तुम्हारे नाम पर कर दिया था ताकि इसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद हमें वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। इनकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने इनको पकड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे राहुल के साथ ऐसा क्यों किया। इसने नशे में बताया कि हमने इसके खाने में ज़्यादा जहर मिला दिया जिससे वो इसी दिन मर गया, और इसके मरने के बाद मेरी बीवी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी ताकि हम तुमसे सब जायदाद और बिजनेस छीन सकें। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे हैं। तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं इस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मैंने पुलिस से इनकी रिपोर्ट करवाई। पुलिस हमारे घर पर आई, इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में इन दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहब ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब वो दोनों अपनी बाकी बची कुछ ज़िंदगी जेल में ही गुजारेंगे। मैंने राहुल के नाम पर एक हॉस्पिटल खुलवाया। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता था। अब मैंने दूसरी शादी नहीं की कि लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका था। काश इन लोगों ने राहुल के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। राहुल तो इनसे अपने सगे माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। अगर वो एक बार बता देते कि इन्हें ज़मीन जायदाद चाहिए तो राहुल खुशी खुशी इनके नाम पर कर देता, लेकिन इन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए इसके पैर नहीं कांपे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता लें तो इनसे भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन राहुल तो इनका सगा भतीजा था, इनका खून था, फिर भी इन्हें इस पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती है जिन्होंने जवानी में ही मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।